क्लासविट के अनुसार युद्ध और राजनीति में संबंध। क्लासविट ने अपनी पुस्तक ऑन वॉर में युद्ध और राजनीति के पारस्परिक संबंधों को व्यक्त किया है। उसने युद्ध और राजनीति के बीच जटिल संबंधों की समालोचनात्मक व्याख्या की है। उसने केवल युद्ध की परिभाषा ही नहीं दी, जो केवल ये बताती है कि युद्ध क्या है। उसने यह भी विश्लेषण करने का प्रयास किया कि युद्ध कैसे होता है। क्लासविट ने यह बताया कि दो राष्ट्रों के राष्ट्र हितों में द्वंद्व के कारण युद्ध होता है। जब दो राष्ट्रों के राष्ट्र हित और नीतियाँ एक दूसरे का विरोध करती हैं, एक दूसरे की विरोधी हो जाती हैं, तो तनाव की स्थिति उत्पन्न होती है और इस तनाव की अंतिम परिणति युद्ध के रूप में होती है। इसके आधार पर ये कह सकते हैं हम कि युद्ध और राजनीति एक दूसरे के पूरक हैं। कुशल नीति के अभाव में युद्ध का संचालन करना कठिन होता है, तो वहीं नीतियों की सफलता भी अंतिम रूप से युद्ध के कुशल संचालन पर निर्भर करती है। क्लासविट ने युद्ध और राजनीति के संबंध को 3 प्रकार से विश्लेषित करने का प्रयास किया है। पहला है, युद्ध राजनीति का साधन है। क्लासविट के अनुसार वो युद्ध को राजनीति का साधन मानते हैं। क्लासविट ने युद्ध को राजनीति का साधन माना है और इस संबंध में उसने अपने विचारों को व्यक्त करते हुए ये लिखा है कि युद्ध राष्ट्र की नीतियों को क्रियान्वित करने का अंतिम साधन है। उन्होंने अपनी पुस्तक ऑन वॉर में युद्ध को राजनीति का अन्यतम साधन और हिंसात्मक साधन इसके रूप में विश्लेषित किया है। क्लासविट ने हर स्थिति में युद्ध को राजनीति का साधन बताया और स्पष्ट किया कि जब सारे साधन असफल हो जाते हैं, अपर्याप्त हो जाते हैं, तो युद्ध को अंतिम साधन के रूप में प्रयोग करके राष्ट्र उद्देश्यों की पूर्ति की जाती है। राष्ट्र सर्वप्रथम शांतिपूर्ण साधनों को प्रयोग में लाते हैं, किंतु जब शांतिपूर्ण साधन अपर्याप्त हो जाते हैं तो राष्ट्र सैनिक शक्ति का प्रयोग करते हैं, जिससे युद्ध प्रारंभ हो जाता है। इसलिए क्लासविट ने लिखा है कि युद्ध राष्ट्र की नीतियों को विभिन्न साधनों द्वारा पूर्ण करने के अतिरिक्त कुछ नहीं है। यह हिंसात्मक कार्य है जिसका उद्देश्य विपक्षी को अपनी इच्छा पूर्ण करने के लिए विवश करना होता है। इस प्रकार वह युद्ध को एक हिंसात्मक साधन मानता है जिसके द्वारा राज्य की नीतियों अथवा राजनीति को संचालित किया जाता है अथवा व्यवहारिक स्वरूप प्रदान किया जाता है। युद्ध शत्रु के समक्ष शक्ति का पूर्ण प्रदर्शन है। युद्ध प्रारंभ हो जाने पर युद्ध को राजनीति एवं राजनेता नियंत्रित करते हैं। वे युद्ध का एक साधन के वो लोग जो राजनेता और राजनेता लोग जो हैं वो युद्ध को एक साधन के रूप में उस सीमा तक प्रयोग करते हैं जहाँ तक वे चाहते हैं। राजनेता युद्ध को एक साधन के रूप में प्रयोग करने और उसे समाप्त करने की घोषणा करते हैं। क्लासविट ने लिखा है कि युद्ध केवल राजनीतिक क्रिया ही नहीं वरन यथार्थ राजनीतिक साधन भी है, जिसके द्वारा राजनीतिक गतिविधियों को दूसरे साधनों युद्ध द्वारा जारी रखा जाता है। दूसरा जो प्रकार है जिसके द्वारा उन्होंने युद्ध और राजनीति के बीच संबंध को विश्लेषित करने का प्रयास किया है, वो है युद्ध राजनीति का परिणाम है। वो कहते हैं कि जो युद्ध है वो राजनीति का एक साधन ही नहीं अपितु राजनीति का परिणाम भी माना है उन्होंने युद्ध को। दूसरे शब्दों में हम कहें तो राष्ट्र के मध्य यदि राजनीति का तत्व ना हो तो युद्ध होगा ही नहीं। युद्ध इसलिए होते हैं क्योंकि राज्यों के संबंध राजनीति से प्रेरित होते हैं। प्रत्येक राष्ट्र अपने आर्थिक और राष्ट्र हितों की सुरक्षा के लिए प्रयत्नशील रहता है। चूँकि राष्ट्रों के राष्ट्रहित एक दूसरे के विरोधी होते हैं और इस विरोध के कारण उनमें तनाव उत्पन्न होता है। तनाव जब तीव्र हो जाता है तो इस तनाव और विवाद की अंतिम परिणति युद्ध के रूप में होती है। इसको क्लासविट ने विश्लेषित करते हुए लिखा है कि युद्ध राजनीति का परिणाम है। वह आगे और लिखते हैं
कि राजनीति ऐसा गर्भाशय है जिसमें युद्ध का विकास होता है। इसमें युद्ध की आरंभिक रूपरेखा उसी प्रकार निहित रहती है जिस प्रकार जीवित प्राणी की विशेषताएं उसकी कोशिका में समाहित रहती है। यदि राष्ट्र को अपने प्रमुख राष्ट्र हितों की अभिवृद्धि अथवा निर्वाह करना है तो उसे राजनीति करनी है, तो उसे युद्ध के लिए तैयार रहना चाहिए। कारण यह है कि राजनीति करते समय कभी कभी ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं जिसमें युद्ध के अतिरिक्त और कोई विकल्प बचता ही नहीं। ऐसी स्थिति में राष्ट्र या तो हितों का परित्याग कर दे या युद्ध का आलिंगन करे। चूँकि राष्ट्र द्वारा राष्ट्र हितों का परित्याग नहीं किया जा सकता, इसलिए वो अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए युद्ध का रास्ता चुन लेता है। इस प्रकार ये कह सकते हैं कि राजनीति के अंतिम परिणाम के रूप में युद्ध का जन्म होता है। तीसरा है युद्ध और राजनीति की निरंतरता। क्लाज़विट की आलोचना करते हुए कुछ विचारकों ने ये मत दिया है कि युद्ध और राजनीति में परस्पर कोई संबंध ही नहीं। युद्ध राष्ट्र नीतियों को जारी करने का साधन नहीं है, बल्कि राष्ट्र नीतियों को भंग करने का साधन है। ऐसे विचारक क्लाज़विट की इस अवधारणा का युद्ध राष्ट्र नीतियों के जारी रखने का एकमात्र अंतिम साधन है आलोचना करते हैं। उनका कहना है कि राजनीति राजनीतिज्ञों से संबंधित है जो राष्ट्र के राष्ट्र हितों को परिभाषित करते हैं, उसके लिए नीतियां बनाते हैं और उसे क्रियान्वित करते हैं, जबकि सैनिक कमांडर युद्ध लड़ते हैं, वे युद्ध को संचालित करते हैं और इसमें राजनीतिज्ञों का कोई हस्तक्षेप नहीं होता। इस प्रकार युद्ध और राजनीति भिन्न भिन्न क्षेत्र है और उसमें कोई संबंध नहीं। जो विचार दिए गए हैं, उपयुक्त विचारों का विश्लेषण किया जाए तो ये आलोचनाएं तत्वहीन लगती हैं, जबकि क्लाज़विट की युद्ध संबंधी अवधारणा पूरी तरह से प्रासंगिक प्रतीत होती है। ये बात सत्य है कि राजनेता राष्ट्र हितों का निर्धारण करते हैं, नीतियों का सृजन करते हैं और उनका संचालन भी करते हैं, लेकिन यह भी सत्य है कि सैनिक कमांडर राजनीतिक सत्ता के अधीन कार्य करते हैं। वे राजनेताओं के निर्देश से युद्ध को समाप्त करते हैं। इस संबंध में सैनिकों को स्वतंत्रता नहीं प्राप्त होती। सेना और सैनिक कमांडर सिर्फ एक साधन मात्र हैं। क्लाज़विट के अनुसार युद्ध प्रारंभ हो जाने के पश्चात होने वाली भयंकर हिंसा के प्रभाव से युद्ध का राजनीतिक पहलू प्रायः लुप्त सा दृष्टिगत होने लगता है, परंतु वास्तविकता यही है कि संपूर्ण कार्यवाहियां राजनीतिक केंद्र से उस समय तक क्रियान्वित रहती हैं जब तक युद्ध का लक्ष्य राजनीतिक जो लक्ष्य है पूर्ण नहीं हो जाता। इसके बावजूद क्लाज़विट की ये मान्यता है कि सैन्य योजनाओं और राजनीति के निर्धारण हेतु दोनों क्षेत्रों में सक्षम, योग्य और अनुभवी विशेषज्ञों की आवश्यकता होती है। इन दोनों के पास पारस्परिक सहयोग से नीतियों का क्रियान्वयन होना चाहिए। उसने बताया कि मात्र सैनिक कमांडरों पर सारी जिम्मेदारी दे देना न्याय संगत नहीं, क्योंकि कोई योजना पूर्णतः सैनिक स्वरूप की नहीं हो सकती। उसने ये भी स्पष्ट किया है कि कभी कभी सैन्य लक्ष्य राजनीतिक उद्देश्यों से अधिक महत्वपूर्ण हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में वास्तविक युद्ध समग्र युद्ध के समान हो जाते हैं। क्लाज़विट के अनुसार युद्ध का उद्देश्य जितना व्यापक और शक्तिशाली होगा, वह राष्ट्र के अस्तित्व को उतना अधिक प्रभावित करेगा। राष्ट्रों के मध्य तनाव जितना हिंसक होगा, युद्ध अपने आदर्श स्वरूप के उतने ही निकट पहुंच जाएगा और युद्ध के स्वरूप में राजनीतिक तत्व कम हो जाएंगे और सैन्य तत्व उतना ही महत्वपूर्ण हो जाएंगे। उसने आगे कहा है कि इसका अर्थ ये कदापि नहीं कि राजनीति का कोई महत्व नहीं है। राष्ट्रीयता के उदय के फलस्वरूप कभी कभी ऐसा हुआ है कि युद्ध का लक्ष्य पूर्णतः सैनिक हो गया है तथा राजनीतिक लक्ष्य पृष्ठभूमि में चले गए हैं। उसने ये बताया कि युद्ध की प्रकृति इतनी गतिशील होती है कि सैनिक और राजनीतिक पहलू को पृथक नहीं किया जा सकता।
इस संबंध में क्लाज़विट ने लिखा है कि युद्ध गिरगिट की तरह होता है जो हमेशा अपना रंग बदलता रहता है। हम कह सकते हैं कि युद्ध के लिए कूट योजना, ग्रैंड स्ट्रेटजी राजनेता बनाते हैं, जबकि समरतंत्र टैक्टिक्स के संबंध में व्यूह रचना सैनिक कमांडर बनाते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो युद्ध प्रारंभ होने पर राजनीति वैसे क्रियान्वित होती है जैसे कि शांति काल में, मात्र इसके क्रियान्वयन का साधन बदल जाता है। आइए जानते हैं कि वर्तमान समय में युद्ध राजनीति का अंतिम साधन है या फिर नहीं। आज भी युद्ध राजनीति का अंतिम साधन है, किंतु प्राचीन युद्धों की तुलना में परमाणु युगीन युद्धों का स्वरूप अत्यधिक भयावह और अति विनाशक होने के कारण विभत्स हो गया। यदि युद्ध में इसका प्रयोग किया गया तो संपूर्ण मानव जाति का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। युद्ध की वर्तमान विभीषिका को देखते हुए राजनीति को क्रियान्वित करने हेतु युद्ध का निर्णय लेना दिन प्रतिदिन दुष्कर होता जा रहा है। आज सामूहिक विनाश का भय संतुलन, बैलेंस ऑफ टेरर एवं युद्ध की अतिमारकता के कारण कोई भी राष्ट्र हिंसात्मक युद्ध नहीं करना चाहता है, लेकिन इसके बावजूद छोटे और बड़े सभी राष्ट्र सुरक्षा के नाम पर शस्त्रीकरण की दौड़ में सक्रिय रूप से भाग ले रहे हैं। हिंसात्मक युद्धों की विभीषिका से भयभीत होकर द्वितीय विश्व युद्ध के बाद आर्थिक, राजनैतिक, मनोवैज्ञानिक युद्धों जैसे अति हिंसात्मक हथियारों से लड़े जाने वाले युद्ध आज भी लड़े जा रहे हैं। इन विश्लेषणों के उपरांत ये हम कह सकते हैं कि वर्तमान समय में भी युद्ध राष्ट्र नीति का अंतिम साधन है। 21वीं सदी में भी राष्ट्र सुरक्षा को केंद्र बिंदु मानकर युद्ध की तैयारी को आवश्यक कार्यवाही मानते हैं। आज के दौर में भले ही राज्य इस बात की वकालत करें कि युद्ध को रोकने के सभी प्रयत्न किए जाने चाहिए, लेकिन आज कोई भी राष्ट्र युद्ध के करने के अधिकार को छोड़ना नहीं चाहता। निशस्त्रीकरण आज केवल आदर्श मात्र है। बहुत हुआ तो युद्ध के अवसरों को कम करने और भविष्य में युद्ध के विध्वंसक रूप को नियंत्रित करने के लिए राष्ट्र शस्त्र नियंत्रण को एक साधन के रूप में प्रयोग कर रहे हैं। इस प्रकार हम ये निष्कर्ष के रूप में निकाल सकते हैं, ये कहा जा सकता है कि जब तक राष्ट्र राज्यों का अस्तित्व रहेगा तब तक उनके हित विरोधी होते रहेंगे। विरोधी हितों के कारण उनके बीच तनाव बना रहेगा और तनाव जब भी तीव्र होगा तो राष्ट्र अपने हितों की सुरक्षा के लिए युद्ध को राजनीति के अंतिम साधन के रूप में प्रयोग करते रहेंगे। हाँ, यह संभव है कि युद्ध राजनीति के साधन के रूप में अति हिंसात्मक और हिंसात्मक हो सकते हैं।